देखो भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम का ह्यूमन का जो है वो हमने स्टार्ट किया था, और जहाँ तक डिस्कशन हमारी हो गई थी ओरल कैविटी के, आगे हमने टीथ को डिस्कस करना है। टीथ के हवाले से मैंने 2-3 पॉइंट्स कल बताए थे, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन हमने डिस्कस नहीं की थी, ठीक है। तो ह्यूमन टीथ की अगर आप बात करें तो ह्यूमन टीथ के हवाले से 3 पॉइंट्स ह्यूमन बीइंग के टीथ के हवाले से लिखा जाता है। नंबर 1 थीकोडॉन्ट, नंबर 2 डायफोडॉन्ट एंड नंबर 3 हिट्रोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा था ह्यूमन बीइंग के पास अपर जॉ है और लोअर जॉ है, जो कि आपके पास बोन से मिलकर बना हुआ है। तो जो थीकोडॉन्ट कहने की वजह क्या है कि ह्यूमन बीइंग के जो टीथ हैं वो बाकायदा तौर पर सॉकेट्स के अंदर एम्बेडेड है, फिक्स्ड है। तो जिस भी लिविंग बीइंग के दांत बाकायदा सॉकेट्स के अंदर प्रॉपर्ली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, उस लिविंग बीइंग के दांत को क्या कहा जाएगा, थीकोडॉन्ट कहा जाएगा। अगर आपसे एमसीक्यूज पूछा जाए कि थीकोडॉन्ट का मतलब क्या होता है, द टीथ आर एम्बेडेड इनटू द गम्स कैविटी एंड आर परफेक्टली अटैच्ड, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड थीकोडॉन्ट। डायफोडॉन्ट क्यों कहते हैं, डायफोडॉन्ट कहने की वजह ये होती है, जब इंसान पैदा होता है तो उसके पास जो दांत निकलना शुरू होते हैं शुरू में, उनको हम क्या कहते हैं, डेसिडुअस टीथ या मिल्क टीथ। और बाद में वो टीथ रिप्लेस्ड हो जाते हैं, किसकी जगह पर बेटा, मिल्क टीथ की जगह पर कौन आ जाएगा, परमानेंट टीथ आ जाएगा। तो ह्यूमन बीइंग के पूरे लाइफ स्पैन में 2 बार टीथ अराइज होते हैं एक ही सॉकेट से। पहले जो निकलेंगे दे आर कॉल्ड एज डेसिडुअस या फिर मिल्क टीथ, एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड परमानेंट टीथ, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड डायफोडॉन्ट। इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं, डायफोडॉन्ट। डायफोडॉन्ट कहने का मतलब ये कि 2 बार सॉकेट से टीथ निकलेंगे, पहले मिल्क टीथ या डेसिडुअस टीथ और बाद में परमानेंट टीथ। अच्छा, मिल्क टीथ की तादाद टोटल और मैक्सिमम कितनी होगी, 20। परमानेंट टीथ जो बाद में अराइज होंगे उनकी टोटल तादाद कितनी होगी, 32, बिकॉज ऑफ द मोलर टूथ। अभी इसकी मैं बात बताता हूँ कि मिल्क टीथ 20 क्यों है और परमानेंट टीथ 32 क्यों है, ज्यादा क्यों है। अब ये 32 किस तरीके से अरेंज होते हैं, 16 लोअर जॉ में और 16 अपर जॉ में, तो इस तरीके से ये टोटल कितने हो जाते हैं, 32। और ये 20 कैसे अरेंज होते हैं बच्चों में, 10 ऊपर और 10 नीचे, ठीक है। अच्छा, हिट्रोडॉन्ट कहने की वजह क्या है, ह्यूमन बीइंग के टीथ को हम हिट्रोडॉन्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं हिट्रोडॉन्ट, आपको पता है कि हमारे पास बीच में जो 4 दांत है दे आर कॉल्ड इंसीजर्स, फिर उसके कॉर्नर्स पर जो नोकीले दांत है दे आर कॉल्ड कैनाइन्स, उसके साथ में जो दांत लगे हैं दे आर प्रीमोलर्स, और बिल्कुल पीछे की तरफ जो टूथ है दे आर कॉल्ड मोलर। तो ह्यूमन बीइंग के सॉकेट्स के अंदर जो टीथ एम्बेडेड है वो अलग-अलग कैटेगरी के, अलग-अलग शेप्स और अलग-अलग फंक्शन परफॉर्म करने वाले हैं। इंसीजर का शेप, कैनाइन का शेप और फंक्शन, प्रीमोलर का शेप और फंक्शन, मोलर का शेप, ये सब क्या होते हैं, आपस में डिफरेंट होते हैं। That is why the teeth of the human being are called heterodont. तो थीकोडॉन्ट क्यों कहा, क्योंकि सॉकेट्स में एम्बेडेड है। डायफोडॉन्ट क्यों कहा, क्योंकि 2 बार टीथ निकलते हैं सॉकेट से, पहले मिल्क टीथ और फिर परमानेंट टीथ। हेट्रोडॉन्ट क्यों कहा, अलग-अलग शेप्स, अलग-अलग स्ट्रक्चर और अलग-अलग फंक्शंस करने वाले टीथ हैं। बीच में जो ऊपर वाले सॉकेट में 4 होते हैं, नीचे वाले सॉकेट में 4 आपको नजर आते हैं, दे आर इंसीजर्स टीथ, बिल्कुल बीच में जो नजर आते हैं आपको। इनका काम क्या है, दे आर कटिंग एंड बाइटिंग। आपने देखा होगा किसी भी टॉफी के रैपर को, किसी भी स्नैक के रैपर को, आप जो बीच वाले दांत है इनसे आप काट के हटाते हैं, दे आर यूज्ड फॉर द कटिंग एंड बाइटिंग टीथ। छोटा बच्चा जब दांत काटता है तो सबसे पहले उसके कौन से टीथ आते हैं, इंसीजर। आप भी किसी को दांत काटते हैं तो सबसे मेजर जो निशान रह जाते हैं वो कौन से दांत के होते हैं, इंसीजर्स के ही होते हैं, ठीक है। दे आर यूज्ड फॉर द बाइटिंग एंड द कटिंग पर्पस। नेक्स्ट कौन सा है, कैनाइन्स। कैनाइन्स का क्या काम है, टेयरिंग एंड पुलिंग। आपने देखा है जो शेर है वो गोश्त को पकड़ के खींचता है, अगर किसी मूवी में देखा होगा 2 शेर एक साथ एक गोश्त के पीस को खींच रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, बाकायदा अपने जो शिकार है उसके अंदर अपने दांतों को पेयर्स करते हैं और फिर उसको खींचते हैं, टेयर करते हैं और पुल करते हैं। तो टेयरिंग और पुलिंग पर्पस के लिए जो टीथ इस्तेमाल होते हैं दे आर यूज्ड फॉर द, दे आर कॉल्ड कैनाइन्स, ठीक है। गुरजुल उस्मान के आपने ड्रामे के अंदर देखा होगा, जितने भी मंगोल है सारे नोच नोच के खा रहे होते हैं, तो वो किस वजह से होता है बेटा, बिकॉज ऑफ दी कैनाइन। जो खींचने का फंक्शन है वो कौन परफॉर्म कर रहा होता है, कैनाइन। अच्छा, जब भी खींचते हैं तो यहाँ मुंह के साइड में रख करके खींचते हैं, सामने से कभी भी नहीं खींचते, देखा होगा, एक चीज नोट की होगी ना, सामने से रख के कभी भी नहीं, बिल्कुल यूं मुंह रख करके खींचते हैं। तो यहाँ साइड में कौन से टीथ होते हैं, कैनाइन, जो कि बेसिकली किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, टेयरिंग के लिए और पुलिंग के फंक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा, प्रीमोलर एंड मोलर। प्रीमोलर और मोलर का काम क्या है, ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग ऑफ फूड। सही है, मुंह में आप खाना रखने के बाद उसको चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, तो चबाते पीछे वाले दांतों से जो पीछे के साइड पर मौजूद होते हैं, दे आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग एंड द
क्रशिंग ऑफ फूड, दे आर द प्रीमोलर एंड द मोलर टूथ, ठीक है। अच्छा, मोलर टूथ के हवाले से याद रखें, जो अकलदार जिसको आप कहते हैं, इसका कोई डेसिडुअस प्रोसीजर्स नहीं होते, सही है, मतलब ये डेसिडियस फॉर्म में नहीं निकलते। डेसिडुअस फॉर्म में इंसीजर निकलता है, कैनाइन निकलता है, प्रीमोलर्स निकल जाते हैं, लेकिन मोलर टूथ के कोई भी मिल्क फॉर्म ऑफ टीथ नहीं होता, डायरेक्टली ये परमानेंट फॉर्म में ही निकलता है। नेक्स्ट कौन सा है बेटा आपके पास, टंग की बात करेंगे। टंग के हवाले से हमने ओरल कैविटी में भी पढ़ा था कि ओरल कैविटी की एक होती है रूफ, एक होती है फ्लोर। तो फ्लोर कौन बनाता है, टंग बनाता है, ठीक है। अच्छा, ये कैसी है, हार्ड या सॉफ्ट, भाई जुबान निकाल के मूव करते हैं आप, ठीक है, इतनी चढ़ चल रही होती है दिन भर, औरतों की ज्यादा चल रही होती है, तो थकती फिर भी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें हड्डी नहीं है शायद। So it is a muscular organ। एक बड़े लिखने वाले ने लिखा है कि अगर औरतों के जुबान में हड्डियां होती तो वो फिर मर्दों से कम बातें करती, क्योंकि हड्डी जिस चीज में पाई जाती है वहां आमतौर पर जल्दी थक जाती है, तो शायद औरतों की जुबान उसी वक्त थक सकती है जब उनकी जुबान में हड्डियां आती है, सही है। नहीं, मर्दों की जुबान कहाँ चलती है इतनी। टंग की बात की जाए तो टंग क्या बेटा, एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, मसल से मिलकर बना हुआ। सुनना, इधर इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जिस बोन के साथ अटैच्ड होता है दैट इज हाइयोइड बोन। अच्छा, जुबान की ना हम तीन रीजन्स पढ़ते हैं उसके, इंटीरियर मतलब आगे वाला, मिडल मतलब बीच वाला, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला। टंग आगे के साइड से आपको मूव होती हुई नजर आ रही है, तो मतलब एंटीरियर का मतलब आगे, पोस्टीरियर का मतलब पीछे, मिडल का मतलब बीच में। तो एंटीरियर फ्री है, लेकिन पोस्टीरियर क्या है, अटैच्ड है। कभी जुबान को खींच के देखा है, पीछे जुड़ी हुई है ना, कभी निकल के आ गई है क्या बात, नहीं आई ना, क्यों नहीं आई, क्योंकि पोस्टीरियर मतलब पीछे की साइड से क्या है, अटैच्ड है। तो पीछे जिस बोन के साथ अटैच्ड है उस बोन का नाम क्या है बेटा, हाइयोइड बोन। क्या नाम है, हाइयोइड बोन। याद रखिएगा, ये एमसीक्यू में पूछते हैं आपसे कि टंग अटैच्ड एंटीरियरली या पोस्टीरियरली, टंग इज फ्री फ्रॉम एंटीरियरली या फिर पोस्टीरियरली। कौन है, वफा साहब जी, वफा बोलिए। हाँ, तो टंग कहां से अटैच्ड है बेटा, आप कौन सी क्लास की है, तो बायो, रुक जाइए, चलिए आ जाइए, आ जाइए, पहली क्लास है आपकी, बैठे बैठे। अच्छा जी, तो बड़े मजे की बात, जुबान के ऊपर बात चल रही थी। तो जुबान क्या है आपके पास, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, क्या बनाता है, ओरल कैविटी का रूफ या फ्लोर, फ्लोर बनाता है, ठीक है। अच्छा जी, अटैच कहां से, अपने पोस्टीरियर एंड से, किस बोन के साथ, हाइयोइड बोन के साथ। मतलब जो जुबान है बेसिकली आपकी वो पीछे की साइड से अटैच्ड है, किस बोन के साथ, हाइयोइड बोन के साथ, और इसका मिडिल पोर्शन भी तकरीबन क्या होता है बेटा, अटैच्ड होता है, लेकिन इसका जो इंटीरियर एंड है ये प्रॉपर्ली क्या होता है, फ्री होता है। सो इंटीरियर एंड इज प्रॉपर्ली फ्री, जिसको हम कहते हैं कि एंटीरियरली फ्री। अच्छा जी, अब जब टंग के मस्कुलर स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोपिकली देखा जाता है तो उसमें प्रोजेक्शन नजर आती है, उभरे उभरे पे माइक्रोस्कोपिकली हिस्से नजर आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पैपिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुछ लोग इसको पैपिलाए बोलेंगे, पैपिली बोल रहे हैं, पैपिला एक ही बात है, लेकिन पैपिली इज अ गुड टर्म, जिसको जो कि एक्चुअली प्रोनाउंस होता है मेडिकल टर्म में, ठीक है। अब पैपिली का फंक्शन क्या है, पैपिली आर एक्टिंग एज अ रिसेप्टर्स, सेंसरी रिसेप्टर्स, किसके तौर पर एक्ट करते हैं बेटा, सेंसरी रिसेप्टर्स। अब इसका मतलब क्या है, जुबान पर खाना रखने के बाद या तो खट्टा या मीठा या कड़वा या नमकीन जरूर महसूस होता है, तो जो टंग है आपका उसके ऊपर क्या है, माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस हैं, दे आर पैपिली बेसिकली, जो कि ब्रेन को बताते हैं कि ये आपके पास खट्टा है, टेस्ट इसका मीठा है, टेस्ट इसका कड़वा है या तीखा है इसका टेस्ट, ठीक है। तो पैपिली जो बेसिकली दे आर एक्टिंग एज अ रिसेप्टर, ये उस फूड के अंदर जो टेस्ट है उसको सेंस करने के काम आता है। बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर होता है सेंसरी न्यूरॉन और इसके ऊपर मतलब इसको कवर कर लेता है सेल, तो बेसिकली ये है पैपिली, ठीक है, और इसके अंदर क्या मौजूद है, सेंसरी न्यूरॉन। सो दे आर सेंसरी एंडिंग्स, कोई आपको ये भी कह सकता है कि पैपिली क्या है, बताओ, दे आर सेंसरी एंडिंग्स, मतलब सेंसरी न्यूरॉन के एंड्स हैं यहाँ पर, और जहां पर भी सेंसरी न्यूरॉन होते हैं उनका क्या काम होता है, स्टिमुलाई को लेकर ब्रेन को ले जाके बता देना, सही है। तो पैपिली आर बेसिकली द सेंसरी नर्व एंडिंग्स, दे आर एक्टिंग एज अ सेंसरी रिसेप्टर्स। अच्छा, कहां पर आपको मिलेंगे, अब अगर बात की जाए, ये तो आपको कहां पर मिल जाएंगे बेटा, ऊपर सरफेस ऑफ टंग पर, अंडर सरफेस ऑफ द टंग हैविंग द फोल्ड्स कॉल्ड एज फ्रेन्युलम। क्या बोलेंगे इसे हम, फ्रेन्युलम। अंडर सरफेस ऑफ द टंग, टंग के नीचे की साइड पर देखोगे जो फोल्डिंग्स आपको बेसिकली नजर आती है माइक्रोस्कोपिकली और भी मैक्रोस्कोपिकली भी देख सकते हैं, उन फोल्डिंग्स को क्या बोलते हैं, फ्रेन्युलम कहते हैं। तो टंग की सरफेस के ऊपर क्या मौजूद है, पैपिली,
टंग के सरफेस के तकरीबन नीचे या अंडर सरफेस ऑफ द टंग आप कह लें उसको, तो फोल्ड्स लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, फ्रेन्युलम कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेन्युलम। इन दो में से कोई एक पॉइंट आपका एमसीक्यू जरूर बनेगा, ठीक है। फंक्शन क्या है आपको पता है, जुबान को घुमा घुमा कर आप अपने खाने को क्या कर रहे होते हैं, मुंह में मिक्स कर रहे होते हैं, और फिर उसके बाद उसको घोटने में हेल्प करती है कौन, आपकी जुबान, दैट इज स्वॉलोइंग फंक्शन। टेस्ट का पता लगता है क्योंकि यहाँ पर क्या मौजूद है, सेंसरी रिसेप्टर्स पैपिली मौजूद है। जुबान मूव करती है तो आपकी आवाज और अल्फाज सही निकलते हैं। नहीं तो दांत आप सबका बचपन में टूटा होगा, सामने इंसीजर, जब तक नहीं आता तब तक सीन और शीन नहीं निकल रहा होता मुंह से। और अगर मदरसे के आप उस वक्त तालिब इल्म बाजी या बाजा के पास, सही है, मतलब कारी साहब के पास या उस्तानी के पास, तो दोनों ही के पास मसला होता है। वो बेचारी बोलती रहती है सीन और शीन पढ़ो, ना सीन निकलता है ना शीन निकलता है, ना से निकलता है, सी निकल जाता है, पता नहीं क्या क्या निकलता है। खैर, तो स्पीच का फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करता है। मैस्टिकेशन का मतलब मिक्सिंग ऑफ फूड, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा पोर्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज योर सलाइवरी ग्लैंड। दे आर सच ऑफ इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ही जबरदस्त सी चीज है। हमने पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, इसके बीच में एक्सेसरी ग्लैंड्स है जो कि अपनी सिक्रीशंस इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में शामिल कर रहे हैं, ठीक है। अपने जूसेस और अपने केमिकल्स और अपने एंजाइम्स, जिनका क्या काम है, बायोकेमिकल रिएक्शंस करना, केमिकल डाइजेशन करना। माउथ में मैंने आपको बताया था दो तरह की डाइजेशन होती है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन तो होती है, मतलब सेल के बाहर बाहर तो चली रही है, ठीक है, ये तो सेल की बेसिस पर है कि सेल के अंदर और सेल के बाहर। तो माउथ में कौन सी कैटेगरी ऑफ डाइजेशन है, ओरल कैविटी के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब आते हैं केमिकल के लिहाज से और फिजिकली तौर पर, तो दांत मौजूद है ओरल कैविटी में, ये चबाते हैं, ठीक है, खाने को ग्राइंड करते हैं, क्रश करते हैं फूड को, तो इसीलिए माउथ के अंदर कौन सी डाइजेशन होती है, मैकेनिकल डाइजेशन। और माउथ के अंदर एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, और ये एंजाइम्स केमिकल्स लिक्विड्स की शक्ल में कहां से आते हैं, सलाइवरी ग्लैंड से, जिनका क्या काम होता है, माउथ में जो फूड है उसको पार्शियली डाइजेस्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पर केमिकल्स के भी जरिए से डाइजेशन हो रही, तो माउथ में दो डाइजेशन होती है, नंबर 1 केमिकल डाइजेशन एंड नंबर 2 मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड केमिकल डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स दैट आर प्रोड्यूसिंग फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड्स। कितने सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, 6 होते हैं टोटल, 3 पेयर्स होते हैं, 3 लेफ्ट साइड पर, 3 राइट साइड पर, मतलब टोटल कितने हैं, 6। पेयर में पूछा जाए तो कितने टोटल, 3 पेयर्स हैं। नाम क्या है उसका, लेफ्ट और राइट साइड पर पैरोटिड ग्लैंड, लेफ्ट और राइट साइड पर सबलिंगुअल ग्लैंड, लेफ्ट और राइट साइड पर सबमैंडिबुलर ग्लैंड। सब का मतलब होता है नीचे या बिलो या अंडर टू दी सरफेस। अब देखो यहाँ पर इसका काम क्या, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट्स द सलाइवा। जो सिक्रीशन है सलाइवरी ग्लैंड्स की, उनका क्या, उनको क्या कहते हैं बेटा, सलाइवा कहते हैं। द सिक्रीशंस ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड इज सिंपली कॉल्ड द सलाइवा। कहाँ प्रोड्यूस हो रहा था बेटा, ये ओरल कैविटी में। अच्छा, एक चीज और आपको बताता चलूं, ग्लैंड दो तरह के होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये आपने 9th की बेसिक्स में पढ़ा होगा। डक्ट वाले ग्लैंड्स, मतलब जिसमें प्रोड्यूस होने वाली सिक्रीशन बाकायदे ट्यूब के जरिए से गुजरती हुई अपने प्रोड्यूसिंग एरिया में जाकर निकल जाए, तो ये क्या कहलाते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, जो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, जिनके पास डक्ट नहीं होता। तो आपके पास ये जो है ना, यहाँ पर जो ग्लैंड्स हैं, ये जो फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म कर रही है, अपना एक्सोक्राइन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब इनके पास डक्ट्स मौजूद है, ठीक है। कहाँ कहाँ पर होता है, पैरोटिड ग्लैंड आपका ये पिना है कान का, ये वाला जिसको आप कान की लौ कहते हैं अरबी या उर्दू में, ठीक है। इसके साथ कौन सा ग्लैंड होता है आपके पास, पैरोटिड ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड जुबान के नीचे होता है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड ये मैंडिबल है इसके नीचे मौजूद होता है। तो कितने ग्लैंड हो गए, पिना के अंडर सरफेस कौन सा है, पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। जुबान के नीचे कौन सा है, सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। और सबमैंडिबुलर कहां पर है, जो मैंडिबल बोन है इसके नीचे की तरफ मौजूद है। इन सब की सिक्रीशन कहां पर आ रही है, ओरल कैविटी में। कहां आ रही है, ओरल कैविटी में, ठीक है। और सिक्रीशन को क्या बोलते हैं, सलाइवा। फंक्शन क्या है इसका, ल्यूब्रिकेशन, लिक्विड सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से पूरा फूड क्या हो जाता है, थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में तब्दील होता है। एग्जैक्ट पोजीशन अगर मैं यहाँ पर परफॉर्म तो नहीं कर सकता एग्जामिनेशन, जो कि हम करते हैं बाकायदा परफॉर्म, पीछे की तरफ से आगे एग्जामिन करते हैं, इस जगह पर आपको मिलता है कौन सा ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। ये बाकायदा मैंडिबल है, इसके नीचे आप यहाँ पर टच करते हैं तो आपको पूरी की पूरी फंक्शनिंग और आपको इसका स्ट्रक्चर फील आउट होता है। जाहिर है आप लोग एमबीबीएस स्टूडेंट्स तो नहीं है, अब हम लोग तो ये कर करके पुराने हो चुके हैं, तो हम आपको बाकायदा इसकी पैल्पिटेशन करके बता सकते हैं कि सबमैंडिबुलर कौन सा है, सबलिंगुअल कौन सा है और पैरोटिड कौन सा है, ठीक है। अच्छा जी, तो इसका क्या काम है, ल्यूब्रिकेशन ऑफ फूड थ्रू इट्स म्यूसिन।
जो यहाँ पर स्लाइवा है बेटा उसके अंदर एक केमिकल सब्सटेंस है दैट इज लिक्विड फॉर म्यूकस या म्यूसिन उसको हम बोलते हैं। और इसका काम क्या है? इसका काम है ल्यूब्रिकेशन ऑफ फूड, जो कि फाइनली क्या करता है? स्वैलोइंग फंक्शन में हेल्प करता है। 2 मिनट रुक जाओ, बल्कि आ ही जाओ, आ जाओ, अब आ गए हो तो पढ़ ही लो, काफी लेट आए हो, बैठो आ रहा। अच्छा जी, स्वैलोइंग फंक्शन करने में क्या करता है? आपके पास साइलरी ग्लैंड हेल्प करता है। ठीक है, अब आते हैं ये जो ग्लैंड्स हैं इनसे जो एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं? पहला एंजाइम दैट इज मेन एंजाइम साइलरी अमाइलेज एंड नेक्स्ट इज द लाइसोजाइम। माशाल्लाह माशाल्लाह, शाबाश, बेहतरीन। आपको पता है क्लास खत्म होने में सिर्फ 3 मिनट बाकी है। बैठे बैठे बैठे। एंजाइम कौन से बेटा? 2, नंबर 1 साइलरी अमाइलेज एंड नंबर 2 लाइसोजाइम। स्लाइवरी अमाइलेज की बात की जाए तो स्लाइवरी अमाइलेज का क्या काम है? इट पार्शियली डाइजेस्ट द स्टार्च इनटू माल्टोज। स्टार्च किसमें होता है? चावल में, रोटी में, आलू में जो स्टार्च मौजूद है। जो फिंगर चिप्स आप खा रहे होते हैं, फिंगर फ्राइज जिसको आप बोलते हैं, या फ्राइज सिंपली आप जिसको कहते हैं, उस आलू के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट मौजूद है उसकी पार्शियल डाइजेशन माउथ में हो जाती है विद हेल्प ऑफ एंजाइम स्लाइवरी अमाइलेज। पहले फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल भी एक था, अब पता नहीं है कि नहीं। लाइसोजाइम क्या है? इट इज बेसिकली a killing enzyme that is used to kill the bacteria in your food particles। ठीक है, अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया है जो पैथोजन के तौर पर एक्ट करता है तो उसको यहीं पे मार दिया जाएगा। अब आ जाइए स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा कितना प्रोड्यूस होता है? 24 घंटे के अंदर एक नोटेड अमाउंट है कि तकरीबन 1 से 1.5 लीटर के दरमियान स्लाइवा प्रोड्यूस हो जाता है आम इंसानों की बॉडी में। ठीक है, आप लोग अगर आम इंसान है तो आपकी बॉडी में भी 1 से 1.5 लीटर प्रोड्यूस होगा। आम इंसान है आप लोग? आम इंसान नहीं, आम इंसान तो नहीं, हो सकता है 1.5 से ज्यादा प्रोड्यूस होता है बेटा, पूरा पानी के पाइप लगा लगा के तुम लोग यहाँ से निकालते हो शायद। खैर, अच्छा, नर्वस सिस्टम जो होता है बेटा हमारे पास होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं आपके पास, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है बेसिकली वो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। जैसे कि आपके पास सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स हैं। सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन से क्या मुराद है? ग्लैंड्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा आपके पास और मजीद सॉफ्ट ऑर्गन से क्या मुराद है? यूरिनरी ब्लैडर हो गया, इस तरह के स्ट्रक्चर्स हो गए। तो हमारे नर्वस सिस्टम का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो इसको कंट्रोल करता है। मैंने इस तरीके से कहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ये मेनली नर्वस सिस्टम के 2 डिविजन्स हैं। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की फर्दर 2 डिविजन्स है आपके पास। कौन कौन सी? ऑटोनॉमिक और सोमैटिक। सही है, तो जो सोमैटिक की फर्दर 2 टाइप्स होती है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है और ऑटोनॉमिक, जो ऑटोनॉमिक है इसकी है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ऑटोनॉमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट होता है? जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को, ग्लैंड्स वगैरह को काम करवाता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है वो क्या करता है? स्लाइवरी ग्लैंड से सिक्रीशंस को कंट्रोल कराता है। जब भी आपके मुंह में खाना रखते हैं आप, या खाने की खुशबू सूंघते हैं, आपके सामने बस बिरयानी का डब्बा देख लेते हैं तो फौरी तौर पर सिक्रीशन आना शुरू हो जाती है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपकी आंखों से, नाक से खुशबू लेकर या जुबान में टेस्ट लेकर फौरी तौर पर ब्रेन को बताते हो वो मजा आ गया, कुछ आया है, चलो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाओ। तो कौन सी सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है? इनसे स्लाइवा प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ तक हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट कंप्लीट कर लिया, दैट इज योर स्लाइवरी ग्लैंड। इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं जो इसके आगे की चीजें।